साल 2010 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था राजनीति। बाकी तो फिल्म में जो था सो था, लेकिन एक मार्के का डायलॉग था। राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते, बल्कि उन्हें जिंदा रखा जाता है ताकि टाइम आने पर वो बोल सकें। नवंबर का महीना था और साल था 2016। यूक्रेन पर पहली बार हमला किए हुए एक साल से कुछ अधिक वक्त गुजर चुका था। रूस वाले हमले की बात कर रहे हैं। क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद पुतिन अगला दांव चलने की फिराक में थे, जिसके लिए उन्हें एक मुर्दे की तलाश थी जिसे जिंदा किया जा सके। और उस रोज क्रेमलिन की दीवार के ठीक बाहर एक आयोजन रखा गया जिसमें पुतिन, रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव सहित रूस के सभी धार्मिक लीडर्स इकट्ठा हुए। पुतिन एक बटन दबाते हैं और एक पर्दा हिलता है। पर्दे के पीछे से उजागर होती है एक मूर्ति जिसके एक हाथ में क्रॉस और एक हाथ में तलवार थी। मूर्ति का अनावरण होता है और इसी के साथ पुतिन फरमाते हैं, एक रूस, महान रूस। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख की स्पेशल सीरीज, जिसमें हम आपको बताएंगे रूस और यूक्रेन के इतिहास के बारे में, ताकि तस्वीर कुछ साफ हो कि वर्तमान रूस यूक्रेन युद्ध में झगड़े की जड़ क्या है और इस संघर्ष की शुरुआत कहां से होती है। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि तारीख के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। जैसे हम आपको इतिहास की कहानियां सुनाते हैं, उसी तरह कुकू एफएम भी आपको देश, दुनिया, साहित्य, समाज, दर्शन, विज्ञान जैसी कई कैटेगरीज में ऑडियो बुक्स देता है। ऑडियो बुक्स से फ़ायदा यह है कि आप दूसरे काम करते हुए भी अपनी मनपसंद किताबें सुन सकते हैं। कुकू एफएम लाया है एक खास ऑफर, जिसके तहत कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर आप 50% की छूट पा सकते हैं। ऑफर का लाभ कैसे मिलेगा? आपको सब्सक्रिप्शन लेते वक्त LT50 कोड का इस्तेमाल करना होगा। अब लौटते हैं किस्से पर। 2016 में पुतिन ने जिस मूर्ति का अनावरण किया वो दरअसल एक डुप्लीकेट मूर्ति थी, क्योंकि ऐसा ही एक स्टैचू यूक्रेन की राजधानी कीव में नीपा नदी के किनारे बना हुआ था। ये मूर्ति थी व्लादिमीर प्रथम की। अब ये कौन है और यूक्रेन और रूस के इतिहास में इनका क्या महत्व है, ये समझने के लिए 2009 की एक घटना सुनिए। 2008 में पुतिन ने अपना दूसरा प्रेसिडेंशियल टर्म पूरा किया। इसके बाद संविधान उन्हें लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की इजाजत नहीं देता था, तब की बात है। इसीलिए पुतिन ने अपने प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बनाकर प्रधानमंत्री का पद खुद अपना लिया। यही थे दमित्री मेदवेदेव। इस मौके पर तिखोन शेवकुनोव, जिन्हें रूस में संत का दर्जा प्राप्त था, उन्होंने कहा, जो कोई भी रूस से प्रेम करता है और उसका भला चाहता है, उसे व्लादिमीर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। व्लादिमीर रूस को ईश्वर की देन है। ऐसा कहते हुए तिखोन का इशारा दो तरफ था। व्लादिमीर, पुतिन वाले व्लादिमीर उनका नाम है, साथ ही 10वीं शताब्दी के शासक व्लादिमीर द ग्रेट उनका नाम भी है, जिन्हें आधुनिक रूस के जन्मदाता के तौर पर रूस में बड़ा सम्मान प्राप्त है। अपने इस बयान से तिखोन पुतिन को व्लादिमीर द ग्रेट के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये व्लादिमीर द ग्रेट कौन थे? इस कहानी की शुरुआत हुई 8वीं सदी के दूसरे हाफ में। तब पूर्वी यूरोप में एक साम्राज्य का उदय हुआ। इस साम्राज्य का नाम था कीवन रूस। रूस नहीं, रूस। और ये स्लाविक भाषा बोलने वाले वेरेंजियन व्यापारियों और ईस्टर्न स्लाविक ट्राइब्स, आदिवासियों ने बसाया था। रूस यूक्रेन युद्ध में आप बार बार स्लाव शब्द का जिक्र सुनेंगे। हमारे किस्सों में भी जो खास सीरीज है उसमें स्लाव दरअसल मध्य और पूर्वी यूरोप में मौजूद स्लाविक भाषा बोलने वाले लोगों को कहा जाता है। स्लाविक भारोपीय परिवार की भाषा है। इनमें आधुनिक यूक्रेन, रशिया, बेलारूस, पोलिश, चेक, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, वो जो पूरा पट्टा है, उन देशों के लोग शामिल माने जाते हैं। 4वीं से 5वीं सदी के बीच मध्य यूरोप से जब स्लाव लोग पूर्वी यूरोप बसे, तो ये लोग बसने के लिए नए नए ठिकाने ढूंढते रहे या व्यापार की खोज में रहे। ये लोग अपने साथ गुलामों को भी लेकर चलते, जो अपने कंधे में नाव लेकर ढोया करते थे। इन्हीं नावों से ये लोग अलग अलग इलाकों में पहुंचते। चप्पू चलाने की क्रिया रो के चलते ही इन लोगों का नाम पड़ा रूस। नीपा नदी के सहारे ये लोग वहां पहुंचे जहां आज यूक्रेन की राजधानी कीव है। कीवन रूस का राज्य तब दक्षिण में ब्लैक सी, पूर्व में वोल्गा नदी और पश्चिम में पोलैंड और लिथुएनिया तक फैला हुआ था। 1882 ईस्वी में साम्राज्य की राजधानी बनी कीव, और कीव को राजधानी बनाने वाले शासक का नाम था ओलेग। कीवन रूस ही वो साम्राज्य था जो आगे चलकर यूक्रेन, रूस और बेलारूस में बंटता गया। 912 ईस्वी में शासक ओलेग ने बाइजेंटीन एम्पायर के साथ संधि की और कीवन रूस को बाइजेंटीन साम्राज्य के समकक्ष लाकर खड़ा किया। ओलेग के बाद साम्राज्य का शासक बना ईगोर।
नए साम्राज्य के पास बहुतायत में फर, बी वैक्स और शहद का भंडार था। आप देखिए उस इलाके की बात कर रहे हैं जहाँ बहुत बड़े जंगल हैं और बहुत बड़े मैदान हैं जहाँ पे आपको ये सब मिल सकता है। बी वैक्स है, शहद है, बाकी जो वनोपज है। और ईगोर के पास पूर्वी यूरोप के 3 बड़े ट्रेड रूट्स पर आधिपत्य भी था। ये रूट्स थे बाल्टिक सागर, नीपा नदी और जर्मनी तक का ट्रेड रूट। 941 ईस्वी में ईगोर ने बाइजेंटीन एम्पायर की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया और 944 ईस्वी में कैस्पियन समंदर में अरब शासकों को भी युद्ध में हराया। फिर 945 ईस्वी में ईगोर की भी मृत्यु हुई। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार ईगोर की मृत्यु का कारण बना उसका लालच। वो एक ही महीने में 2 बार ट्रिब्यूट यानी तोहफा, और इस तोहफे को हम थोड़ी छूट लेकर एक प्रकार का कर भी कह सकते हैं, शासक ले रहा है, वसूलने की फिराक में रहता था। और जब ऐसा करने वो कबीलाई इलाकों में पहुंचा तो उन लोगों ने गुस्से में उसकी दोनों टांगों को पेड़ से बांधकर लकड़ी की तरह बीच से चीर दिया। ईगोर की पत्नी का नाम था ओल्गा। उसने अपने पति की हत्या का बदला लिया और अपने बेटे स्वायातस्लाव को गद्दी पर बिठाकर राज करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि वो पहली रूसी साम्राज्ञी थी जिसने ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। इसके बाद उसने अपना नाम बदलकर इलीना कर लिया। 958 ईस्वी में स्वायातस्लाव को एक बेटा पैदा हुआ और इसका नाम रखा गया व्लादिमीर। व्लादिमीर की मां का नाम था मलूशा। नॉर्स मिथकों के अनुसार मलूशा में भविष्य बताने की शक्ति थी, इसीलिए स्वायातस्लाव उसे एक गुफा से उठाकर अपने महल में लेकर आया था। स्वायातस्लाव के अलावा व्लादिमीर के और 2 बेटे थे, ओलेग और यूरोपोल्क। 969 ईस्वी में स्वायातस्लाव ने अपने राज्य का बंटवारा करते हुए यूरोपोल्क को कीव का शासन दे दिया। चूंकि व्लादिमीर नाजायज औलाद था, इसीलिए उसे नोवग्राड का छोटा राज्य मिला। 972 ईस्वी में स्वायातस्लाव की मृत्यु होते ही यूरोपोल्क और ओलेग दोनों भाइयों में युद्ध छिड़ गया। ओलेग ने यूरोपोल्क के बेटे की हत्या कर डाली और बदला लेने के लिए यूरोपोल्क ने ओलेग की हत्या कर दी। इसके बाद यूरोपोल्क ने नोवोग्राड पर नजर डाली, लेकिन व्लादिमीर को जैसे ही ओलेग की मृत्यु का समाचार मिला वो भागकर नॉर्वे चला गया। वहां उसने नॉर्स योद्धाओं को इकट्ठा किया और यूरोपोल्क पर हमला करने वापस आया। इसी दौरान कीव के रास्ते में उसे पोलोस्क्राज की राजकुमारी के बारे में पता चला। रेग्नडा नाम की राजकुमारी यूरोपोल्क से ब्याहने वाली थी, इसीलिए व्लादिमीर ने पोलोस्क पर हमला किया और उसके माता पिता को मारकर रोगनेडा को अगवा कर लिया। इसके बाद साल 978 ईस्वी में व्लादिमीर ने धोखे से यूरोपोल की हत्या कर दी और खुद को पूरे कीवन रूस का शासक घोषित कर दिया। सत्ता संभालने के बाद व्लादिमीर ने अपने पिता के साम्राज्य को आगे बढ़ाया और वर्तमान यूक्रेन, रूस और बेलारूस तक अपने राज्य को फैला दिया। और इसीलिए आपको ये दिखता है कि इन दिनों जब वर्तमान युद्ध की बात चल रही तो 3 मुख्य प्लेयर हैं, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। तब कीवन रूस में पेगन धर्मों का प्रसार था। पेगन धर्म कौन से होते हैं? जो बड़े रिकॉग्नाइज्ड धर्म हैं उनसे इतर जो मान्यताओं वाले धर्म थे, बहुत पहले से चले आ रहे थे, उनको पेगन कह दिया गया। बहुत अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन ये शब्द चलता है। हालांकि व्लादिमीर की दादी ईसाई धर्म को कबूल कर चुकी थी, लेकिन व्लादिमीर खुद पेगन धर्मों को ही मानता रहा। उसने अपने जीवन काल में सैकड़ों शादियां की और कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनवाई। ओल्गा के ईसाई धर्म स्वीकार करने के बाद कीव में ईसाइयों की जनसंख्या भी अच्छी खासी हो चुकी थी, लेकिन ये लोग देवी देवताओं के आगे दी जाने वाली नर बलि की निंदा करते थे, जिसके चलते आए दिन जनता में झगड़े बढ़ रहे थे। अलग अलग मान्यताएं थी दोनों में। साल 978 ईस्वी में व्लादिमीर के राजतिलक के ठीक एक दिन पहले भी ऐसा ही हुआ। पेगन देवताओं की निंदा करने पर भीड़ ने फ्योदोर और लोन नाम के 2 ईसाइयों की हत्या कर दी। स्लाविक ऐतिहासिक दस्तावेज द टेल ऑफ द बाइगॉन ईयर्स के अनुसार इस घटना का व्लादिमीर पर गहरा असर पड़ा। उसने फिर ईसाई धर्म में रुचि लेना शुरू किया और साल 987 ईस्वी में सभी धर्मों को जानने के लिए दुनिया भर में अपने दूत भी भेजे। चूंकि कीवन रूस एक बड़ा साम्राज्य था, इसीलिए सभी धर्मों के लीडर चाहते थे कि व्लादिमीर उनका धर्म अपनाएं। शुरुआत में व्लादिमीर ने इस्लाम में रुचि दिखाई, लेकिन जब उसे पता चला कि वो लोग शराब नहीं पीते और पोक नहीं खाते, तो उसने इस्लाम अपनाने का विचार त्याग दिया। ऐसा बताते हैं कि उसने कहा था कि पीना पूरे रूस का आनंद है, इसके बिना तो हम नहीं रह सकते। दूसरा नंबर यहूदी धर्म का था। व्लादिमीर ने यहूदी प्रचारकों से सवाल जवाब किए, लेकिन आखिर में उन्हें भी ये कहते हुए ठुकरा दिया कि जेरूशलेम को हार जाना इस बात का सबूत है कि ईश्वर उनके साथ नहीं। सोचिए हिस्ट्री किस तरह से प्ले आउट हो रही है। व्लादिमीर की ईसाई धर्म में रुचि और अधिक हुई जब उसके दूतों ने कॉन्स्टेंटिनोपल का जिक्र किया। उन्होंने व्लादिमीर से कहा कि कॉन्स्टेंटिनोपल के चर्चों को देखकर हमें लगा मानो हम स्वर्ग में हैं। धर्म को लेकर व्लादिमीर ने अंतिम निर्णय लिया दिल के मसले से।
988 ईस्वी में व्लादिमीर ने क्रीमिया को अपने कब्जे में लिया तो उसने बाइजेंटीन के राजा बासिल की बहन एना का हाथ मांग लिया, जिसे वो पहले से ही दिल दे बैठा था। इससे पहले कभी भी किसी बाइजेंटीन राजकुमारी का हाथ किसी नॉर्स शासक के हाथ में नहीं दिया गया था, क्योंकि उन्हें बारबेरियन समझा जाता था। लेकिन व्लादिमीर तब तक बहुत ताकतवर हो चुका था और सिर्फ एक ही चीज उसके आड़े आ रही थी, धर्म। 27 साल की सुंदर राजकुमारी से शादी की संभावना देखकर व्लादिमीर ने ईसाई धर्म कबूल करने की ठानी। इसके बाद क्रीमिया में जनता सहित उसने ईसाई धर्म को अपनाया और उसे बैप्टाइज किया गया। ध्यान देने वाली बात है कि 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर हमला किया तो रूस ने इसी घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि व्लादिमीर को इस पुण्य भूमि पर बैप्टाइज किया गया। ये इस बात का सबूत है कि क्रीमिया रूस का अभिन्न अंग है। पुरानी बात निकाल रहे हैं नए स्कोर सेटल करने के लिए। ईसाई धर्म अपनाने के बाद व्लादिमीर ने पूरे साम्राज्य में धर्म को फैलाया और पेगन धर्म के सारे सिंबल और स्मारकों को तोड़वा दिया। ईसाई धर्म के ध्वज तले व्लादिमीर ने पूरे कीवन रूस को एक कर मजबूत राष्ट्र का गठन किया। बाद में जब ईसाई धर्म पूरे उत्तरी यूरोप में फैला तो व्लादिमीर को इसका बड़ा श्रेय भी मिला। मॉडर्न रूस में व्लादिमीर एक नायक की तरह स्थापित हो गए और पुतिन ने बेलारूस सहित यूक्रेन के मसले पे उन्हें एक यूनाइटिंग सिंबल के तौर पर पेश भी कर दिया। उन्हीं के साम्राज्य को अखंड रूस का नाम देकर पुतिन यूक्रेन को रूस का हिस्सा आज बता रहे हैं। अब चलते चलते एक बात और, पुराने सिंबल्स को जिंदा करना आधुनिक विस्तारवादी नेताओं के सिलेबस का एसेंशियल हिस्सा होता है। विस्तारवादी के साथ हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं अथॉरिटेरियन। फिर चाहे 1938 में हिटलर की 1000 ईयर थर्ड राइक की अवधारणा हो, वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ताइवान को लेकर महत्वाकांक्षा हो, या व्लादिमीर पुतिन की एक अखंड रूस वाली भाषा हो। हालांकि सच ये भी है कि जिस अखंड रूस की बात पुतिन करते हैं वो कभी था और कभी नहीं भी था। उसका कोई सार्वभौमिक अस्तित्व कभी नहीं रहा। साल 1015 ईस्वी में जब व्लादिमीर द ग्रेट की मृत्यु हुई तो उनके उत्तराधिकारियों में सत्ता को लेकर खींचतान होने लगी। इसके बाद कीव का साम्राज्य निरंतर कमजोर होता गया। 13वीं सदी में मंगोलों ने कीवन रूस पर हमला किया और उसके सभी बड़े शहरों को नष्ट कर दिया, जिसके बाद कीवन रूस साम्राज्य का अंत हुआ। विडंबना यह है कि विस्तारवादियों के लिए गाड़ी पहले लगती है और घोड़ा बाद में, ध्येय पहले आता है तर्क बाद में। इसीलिए मूर्तियां बनाई जाती हैं और जिंदा लोग मारे जाते हैं, और इसीलिए फाकिर कहते हैं, पत्थर के खुदा पत्थर के सनम पत्थर के ही इंसाफ आए हैं, तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा कर आए हैं। तारीख की इस खास सीरीज के इस शानदार एपिसोड को बहुत छोटे नोटिस पर लिखा है हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया है हमारे साथी उत्सव ने। देखते रहिए द ललन टॉप।